देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस बुक में आपका मैट्रिक्स पोर्शन हम पढ़ा रहे हैं। सेकंड बुक, फर्स्ट बुक है ये लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स। तो फिलहाल मैट्रिक्स पोर्शन आपका चल रहा है। इसका लेक्चर नंबर 8 आपका आज स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम लेक्चर नंबर 7 तक आपको चैप्टर 3 तक पढ़ा चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 में है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका। एक सवाल जरूर आएगा और इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर में पढ़ाएंगे। बच्चों एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में आपकी, और इस एक्सरसाइज के सवालों को हम 3 सवालों में बांटकर पढ़ाएंगे। केवल 3 सवाल, और आपका पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन उन तीनों प्रश्नों से जरूर आएगा। एक प्रश्न हम आपका बनाएंगे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पर, या 2 प्रश्न बना देंगे। चलिए एक प्रश्न इस पर होगा। एक प्रश्न होगा आपका केले-हैमिल्टन थ्योरम पर, और एक प्रश्न होगा स्टेट एंड प्रूव केले-हैमिल्टन थ्योरम। बच्चों केले के नाम से 2 थ्योरम होती है, केले थ्योरम होती है, केले-हैमिल्टन थ्योरम होती है। केले थ्योरम बीएससी फर्स्ट ईयर में है, यहाँ आपकी केले-हैमिल्टन थ्योरम में 3 प्रश्न और एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आएगा। तो जरा एक प्रश्न देखिए हम किस रूप का आपको बना रहे हैं। फिर छोटे छोटे प्रश्न आप स्वयं कर सकते हैं उस पर आधारित। क्वेश्चन नंबर देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं एक प्रश्न। मैट्रिक्स आपकी किताब का लिखेंगे, क्या पूछ रहे हैं वो अपनी तरफ से लिख रहे हैं। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, थ्योरी नहीं बता रहे बच्चों। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और बच्चों कैरेक्टरिस्टिक रूट्स and characteristic vectors। बच्चों जो हमने 3 प्रश्न बताए हैं कि 3 प्रश्न बनाएंगे हम इस पूरी एक्सरसाइज में से, और एक लॉन्ग प्रश्न आपको मिलेगा। उसमें से एक प्रश्न ये इस तरीके का आपको करना है। इस प्रश्न में कितनी चीजें क्लियर होंगी आपकी। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना आएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए आएगी, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के लिए आ जाएगा, और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने के लिए आ जाएगा। और बच्चों हम आपका मैट्रिक्स जो ले रहे हैं ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। बच्चों पहला जो प्रश्न ले रहे हैं हम, इसमें मैट्रिक्स ले रहे हैं, वो ये ले रहे हैं आपका A = 1 0 -2। ये तो ज़्यादा आसान हो जाएगा बच्चों, मैट्रिक्स थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 वाले क्वेश्चन की मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 2 1 1 2 3 2 और बच्चों 1 1 2। मैट्रिक्स कोई सी भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि किसी स्पेशल की। आपको इस टाइप के सवाल तैयार करने हैं, मतलब कहने का किसी भी मैट्रिक्स की आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आनी चाहिए निकालनी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालनी आनी चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आने चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का। अब इनके नाम भी है बच्चों कुछ। कैरेक्टरिस्टिक जो रूट है इसको हम आइगन वैल्यूज भी कहते हैं, आइगन वैल्यूज भी कहते हैं। और बच्चों जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स है इसको हम आइगन वेक्टर्स भी कहते हैं। तो इन नामों से भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती क्या है, और इससे भी पहले एक आता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो वो इसी में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, या इसे लिख दो, क्या होता है बच्चों, a माइनस लैम्डा आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? a माइनस। यदि हम केवल इसी को सॉल्व करते हैं तो ये होती है केवल कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्या होती है ये? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। और यदि हम इस पर मोड लगा देते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो है वो डिटरमिनेंट में बन जाती है। किसमें बन जाती है? डिटरमिनेंट में। तो इसका मतलब है a माइनस लैम्डा आई जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स थी उस पर लग गया डिटरमिनेंट, और जैसे ही डिटरमिनेंट निकल गया लग गया तो जब इसको डिटरमिनेंट करके सॉल्व करोगे तो वो आएगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। लैम्डा में पॉलिनोमियल प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए a क्या है? a दिया है। लैम्डा क्या है? लैम्डा कोई वैल्यू है कांस्टेंट, और i यूनिट मैट्रिक्स है। i क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। तो आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना अगर मैट्रिक्स निकलवाता है तो ये डिटरमिनेंट नहीं लगाओगे, बस a माइनस लैम्डा आई क्या प्राप्त होगा? a लिख दीजिए, क्या 2 1 1 2 3 2 1 1 2 माइनस लैम्डा आई यूनिट मैट्रिक्स आप जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यदि केवल आप इसको सॉल्व कर देते हैं, केवल इसको सॉल्व करते हैं तो एक मैट्रिक्स बचेगी, और वो मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगी। और उस पर अगर मोड लगा दें तो पॉलिनोमियल बन जाएगी। मोड नहीं बच्चों, डिटरमिनेंट। मोड गलत रहता है, यहाँ डिटरमिनेंट बोला जाता है। 2 1 1 2 3 2 1 1 2। ये पहला सवाल इसलिए डिटेल बता रहा हूँ, आगे डायरेक्ट करेंगे आप। देखिए लैम्डा की मैंने मल्टीप्लाई लैम्डा सब भी जगह मल्टीप्लाई करोगे। अब देखिए 2 में से लैम्डा हटाओगे 2 माइनस लैम्डा, बाकी सेम। देखिए यदि आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालनी थी तो बस ये था आपका आंसर, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा। यहाँ इस डिटरमिनेंट को हटा देते, ऐसा लिख देते a माइनस लैम्डा a माइनस लैम्डा a माइनस लैम्डा। समझ में आ गया? अगर कैरेक्टरिस्टिक देखिए मैं यहाँ लिखना भूल गया था, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स नहीं लिख देता मैं। समझ में आ गया? चलिए लिख देता हूँ। फाइंड द इससे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स CN। प्रॉब्लम तो नहीं कोई भी? तो ये अब आपकी a माइनस लैम्डा आई कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की है। अब दूसरी बात क्या है इसमें, यहाँ भी क्या लिखते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स
अब नंबर 2 पे लिखा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सी शॉर्ट में लिख दूं, सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो क्या होती है बच्चों, जो मैट्रिक्स है आपकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई, उस सी का डिटरमिनेंट कर देते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आई है उसका डिटरमिनेंट कर देंगे। यहाँ मैंने गलत लिख दिया, सी ई नहीं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सी पी लिखना है, ठीक। तो अब आपकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहाँ है, ये रही, इस पर डिटरमिनेंट लगा दो। मैट्रिक्स का साइन हटा दो, 2 माइनस लैम्डा 1 1 2 3 माइनस लैम्डा 2 1 1 2 माइनस लैम्डा। बताइए डिटरमिनेंट आपने सॉल्व नहीं की क्या? 12th क्लास में डिटरमिनेंट ही पढ़ी है। और देखिए सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप चाहे ऐसे कर दें, मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। देखिए तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अगर ऑपरेशन लगाऊं एक एलिमेंट 0 हो सकता है, यहाँ इसमें से हटाकर ये हो जाएगा 0, हाँ एक ही होगा। तो इतनी देर में हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग किसी के भी सापेक्ष, जिसके आप सापेक्ष चाहे, मैं R1 के सापेक्ष कर रहा हूँ। देखो 2 माइनस लैम्डा, ये बंद और ये बंद, डिटरमिनेंट सब कराती होंगी इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये बंद और ये बंद, ये बचेगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, 2 एकम 2 माइनस का 2, ये बंद और ये बंद, इधर बचेगा एक की 2 माइनस लैम्डा हम करेंगे और माइनस 1 एकम 1 प्लस 1, ये बंद और ये बंद, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3 माइनस प्लस के लैम्डा। बच्चों जरा देखना, 2 माइनस लैम्डा 3 दूनी 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। आप जानते हैं मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 3 और 2 5 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 2। ये सब चीजें आप जानते हैं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 में से क्या 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा। इधर देखिए माइनस 1 मल्टीप्लाई करूँ माइनस 1 और प्लस का कितना लैम्डा। आप पहले इतना फोटो क्लिक करिए, बहुत जल्दी फोटो क्लिक करिए बच्चों। क्या सबका लाइन के पे लाइट आ गई, कोई बात नहीं। तो ग्रुप में तो व्हाट्सएप का होगा, ग्रुप में पहुंच जाते हैं सब फोटो। देखिए आवाज नहीं, अब देखिए इधर से मुझे रफ करना है, देखिए अब इसको जरा हम सॉल्व करें। सी पी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो आप टीचर कहेंगे a माइनस लैम्डा आई का मॉड, इसी का तो मान निकाल रहे हैं हम। देखिए मल्टीप्लाई करो इसकी, पहले अभी सॉल्व करो, 2 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा और 6 में 2 गया प्लस का 4 लैम्डा और 2 लैम्डा 3 लैम्डा और माइनस 3 मल्टीप्लाई करनी है इसकी, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10 लैम्डा 2 चौक माइनस लैम्डा की घात 3 प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 3। देखिए माइनस लैम्डा की घात 3 5 और 2 7 लैम्डा स्क्वायर 10 और 4 14 लैम्डा प्लस 3 माइनस 11 लैम्डा। देख लेना कुछ रहना यार, परसों के सवाल में माइनस की मिस्टेक हो गई थी तो लास्ट तक सवाल गलत आया था, इसलिए ढंग से देखते जाना है। प्लस 8 और माइनस 3 प्लस कितना 8। तो बच्चों ये बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब आपको अगला पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो अब क्या लिखोगे, नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जब किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दिया जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दूँ तो क्या लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में CP कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। और CP क्या है ये मैं समझा कर लिख रहा हूँ, तुम्हें इतना लिखने की जरूरत ना है, तुम डायरेक्ट ये लिख दोगे a माइनस लैम्डा i का मॉड इक्वल टू 0, इसको हटा दोगे, ठीक। और इसका मान आया कितना है, इसका मान आया ये माइनस लैम्डा i घात 3 प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। कभी भी जब इक्वेशन हम बनाते हैं तो उसमें अधिकतम घातीय पद को माइनस में नहीं रखते, या माइनस में आ रहा है तो माइनस से भाग कर दो या माइनस कॉमन लेकर 0 में लिख दो। तो इम्प्लाइज क्या करेगा बच्चों, लैम्डा i घात 3 माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 11 लैम्डा और माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या बनता है? अब बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई है। अब आपको निकालना है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, और बच्चों रूट्स कहते हैं मूलों को। मेरी बात सुन रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड करने हैं या आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करके क्या प्राप्त होता है, हमारे रूट्स ही तो प्राप्त होते हैं मूल, तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, रूट्स प्राप्त होंगे। तो क्या लिखोगे अब अगले हेडिंग डालकर CR कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज। क्या है आइगन की स्पेलिंग EIGEN आइगन वैल्यूज। तो क्या लिखोगे, सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो क्या लिखोगे, वी हैव हम रखते हैं लैम्डा i घात 3 माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करना सभी जानते होंगे। एक तरीका तो है रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय क्या होती है कि कोई भी लैम्डा का मान इसमें देख लीजिए, इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो लैम्डा बराबर क्या सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें 1 कर रहा है। जब लैम्डा बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो बच्चों जो फैक्टर होंगे इसके लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर प्लस की संख्या सेटिस्फाई करेगी तो माइनस में फैक्टर होगा, माइनस की सेटिस्फाई करेगी तो प्लस में फैक्टर होगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है ऐसा मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब लैम्डा बराबर 1 संतुष्ट कर रहा है तो लैम्डा बराबर 1 इसमें लग रहा हूँ, तो ये साइड भी वही है जो आ रहा है। जैसे करके देखो, 1 की घात 3 1 11 1 11 11 1 12 लैम्डा बराबर 1 रखूंगा 7 1 7 माइनस 5 12 12 से आ गया 0। ये छोटी बात है आपकी। अब हमें बाकी के भी निकालने, क्योंकि मैक्सिमम घात कितनी है 3। तो तुम्हारा जो पुराना मेथड होता है 9वीं 10वीं में, वो क्या होता है कि आपने एक फैक्टर देख लिया, एक गुणनखंड आपने देख लिया, अब उससे डिवाइड कर देते हैं, इसमें जितना आता है फिर उसके गुणनखंड कर देते हैं। लेकिन बीएससी में लगभग मैं सबको समझा चुका हूँ। फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कुछ बच्चे, कुछ सेकंड ईयर में, जिन पर नहीं आता शॉर्ट मेथड वो अब देखेंगे क्या कि ये जो एक फैक्टर आया है इसको उतनी ही बार लिख दोगे जितनी अधिकतम घात है। कितनी अधिकतम घात है 3, तो इसको 3 बार ही लिख दोगे बच्चों आप। और बराबर में क्या, यहाँ आपको क्या चाहिए, लैम्डा की घात 3 है। यहाँ अगर माना 5 भी होता क्या होता, तो यहाँ आपके पास क्या है लैम्डा, किसी ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जो 5 लैम्डा की घात 3 आ जाता, तो 5 लैम्डा स्क्वायर से गुणा करते हैं तभी तो आता 5 लैम्डा की घात 3। लेकिन अब यहाँ 5 नहीं है तो तुम्हें केवल लैम्डा की घात 3 लाना है। लैम्डा की घात पहले से है तो लैम्डा स्क्वायर से गुणा। अब ध्यान से सुनते जाना, अब इसकी गुणा यहाँ हुई तो माइनस लैम्डा स्क्वायर हो गया, माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर। आपको क्या लैम्डा स्क्वायर चाहिए, माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर। क्या लैम्डा स्क्वायर की और कमी है, माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर की। तो लैम्डा यहाँ है आपका आगे, माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर चाहिए तो माइनस 6 लैम्डा से मल्टीप्लाई करो। अब देखो तो कितना हो गया, ये रफली लिख ले रहा हूँ, मिटा दूंगा आपको समझाने की वजह से। माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर
अब तक पूरे हो गए लैम्डा इधर 3 और -7 लैम्डा। अगला भी -6 लैम्डा और है जब इसकी हम उड़ा दोगे तो। और आपको क्या लैम्डा चाहिए? एक मिनट चिन्ह, हाँ प्लस है। क्या लैम्डा चाहिए? 11 लैम्डा। कितने की कमी है? 5 की और कमी है, क्योंकि 6 लैम्डा तो है ही है। तो आप 5 से मल्टीप्लाई और कर दोगे। क्या कर दोगे? 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 लैम्डा हो गया और क्या रह गया? -5 लैम्डा बराबर। आप देख सकते हैं ये यही वाली लाइन में सरल कर देंगे। समझ में आ गया ये तरीका? इस तरीके से आप समीकरण को सरल करेंगे 3 या 3 से घातीय समीकरण को। अब इसमें से आपका लैम्डा -1 सब में है, लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू, ये तो सब पे आते होंगे गुणनखंड करने इसके। तो अब मैं लिख दे रहा हूँ लैम्डा -1 लैम्डा -2 और लैम्डा -3 इक्वल टू। बच्चों ये फैक्टर आप सब पर आते होंगे करने, 10 और 9 में सिला दिए जाते हैं। तो यहाँ से लैम्डा के क्या मान हो गए? 1, 2 और लैम्डा के 3 मान हो गए। तो हमारा सवाल जो हो गया वो यहाँ तक हो गया बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स तक हो गया। अगर सवाल 2.5 नंबर में पूछा जाता है, इधर देखिए, अगर सवाल 2.5 नंबर में पूछा जाता है तो इन चारों चीजों में से ही पूछी जाएगी कोई। या तो कैरेक्टरिस्टिक रूट पूछेगा, पानी लिया ला है, ये तो पानी को होगा भी आज तो एक बोतल ना यहाँ आज में ही रह गया। अरे वो तो उसका दियो के आप पानी में जो आ जाती है वो जम जाता है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए चलिए अब, और सुबह सुबह आगे जब तुम इस नल का पानी भरोगे तो वो पीला पीला लगेगा, पीला पड़ता ही है, वो मजबूरी है। देखिए तो हमें क्या करना है, अगर सवाल 2.5 नंबर में आता है तो या तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स पूछेगा, केवल a माइनस लैम्डा ही निकाल देना। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल पूछे तो उसका डिटरमिनेंट निकाल देना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछे तो उस डिटरमिनेंट को 0 के बराबर सॉल्व कर देना। ये यहाँ तक बस। और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यू पूछे तो आपको यहाँ तक सवाल करना है। अब चलता है आगे, अगर लॉन्ग में पूछता है सवाल तो आपसे पूछा जाता है आइगन वेक्टर्स, या इसका नाम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, या कभी कभी कह देता है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर दोनों निकालिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको आइगन वेक्टर निकालना है तो आइगन वैल्यूज तो निकालने ही पड़ेंगे। समझ में आ गया? इसलिए दोनों नाम भी दे सकता है। तो आइगन वेक्टर जो पूछा जाता है वो लॉन्ग में प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? लॉन्ग में। या कभी 10 नंबर में भी पूछ लेता है और कभी 5 नंबर में भी पूछ लेता है। अगर कैलकुलेशन टिपिकल होगी तो 10 नंबर में पूछेगा, और कैलकुलेशन आसान होती रहेगी तो 5 नंबर में पूछेगा। देखिए एक मिनट जाओ, इसको और लिख दे रहे हैं सर। हाँ सर ये फैक्टर करें सर, यहाँ 5 आएगी ना? कहाँ पे आएगी 5? यहाँ 5 एकम 5 5 के ऐसे फैक्टर। अच्छा ये 6 है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 6। तो अगर यहाँ पर बच्चों 6 है तो आप 5 के, मैं उल्टा समझ गया, मैं यहाँ 6 समझ गया, मैं यहाँ 5 समझ के कर गया बच्चों, ठीक है। यहाँ आपका 6 और यहाँ आपका 5 है, तो 5 है 5 के फैक्टर 5 और 1 आएंगे बच्चों। मैं उल्टा दे दिया, 6 और 5 कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 5। तो ये है आपके। अब आपको निकालने यहाँ पे आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर्स कितनी वैल्यू है? 3 ही निकालने हैं आपको। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं डिफरेंट वाले के लिए निकालूंगा। क्या निकालूंगा? डिफरेंट वाले के लिए।
तो आपका जनरल फार्मूला क्या होता है आइगन वेक्टर्स का? देखो, आइगन वेक्टर को कैपिटल एक्स से डिनोट करना होगा, और उसमें क्या है x1 x2 x3 की वैल्यू है, और उसको मैं x1 x2 x3 का डैश, मतलब रो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से लिख रहे हैं, या तो आइगन वेक्टर को या फिर एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं, या तो रो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से या फिर कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे तो x1 x2 x3 से लिखते हैं, और या फिर रो के ट्रांसपोज से डिनोट कर दे। रो का ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स ही तो हो जाएगा। तो आइगन वेक्टर इतने इज गिवन y दिया जाएगा एलोंग लैम्डा इज इक्वल टू 5, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक रूट आया है 5 उसके लिए किससे दिया जाएगा बच्चों? a माइनस लैम्डा और इनटू बच्चों x और इज इक्वल टू आपका 0 मैट्रिक्स। ये है फॉर्मूला, इससे दिया जाता है। मुझे किताब चाहिए पेज नंबर बोल रहा हूँ, क्या है पेज नंबर? मिल गया। हाँ, इसी से दिया जाएगा a माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0, मतलब शून्य मैट्रिक्स है। तो देखिए, मुझे एक बात बताइए, आपको ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब समझ लो, शुरुआत में अगर 2.5 नंबर में यही चीज पूछी तो तुम्हारी मजबूरी है, और सवाल के बीच में इसको निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? आई यूनिट मैट्रिक्स होती है, यूनिट मैट्रिक्स में जब किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जो विकर्ण है जिसमें 1 है उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई होती जाएगी, बाकी तो सब एलिमेंट 0 तो 0 होता रहेगा। तो इसमें से जब ये लैम्डा ही घटाएंगे तो बस मैट्रिक्स ए के डायगोनल में से लैम्डा हटाते जाना है। ये तरीका ध्यान रखोगे डायरेक्ट, जब भी आप a माइनस लैम्डा ही हटाएं, क्या घटाएं? a माइनस लैम्डा ही निकालें, तो a का जो डायगोनल है, a का जो डायगोनल उसमें से लैम्डा हटाते रहें बस। अगर ये 2i लिख रहा है तो 2 घटाते रहें, 3 लिख रहा है 3 घटाते रहें, 5 लिख रहा है 5 घटाते रहें। और या फिर तरीका जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स सबसे पहले निकाला था, a लिखना है जो भी तो माइनस लैम्डा लिखना है जो भी तो यूनिट मैट्रिक्स लिखनी है जो भी तो लैम्डा की मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स में करनी है, फिर a में से दूसरी मैट्रिक्स घटानी है। तो चूंकि सवाल ऑलरेडी काफी बड़ा है, इसलिए यहाँ आकर आप इस काम को ना समझ में आ गया सबके में। देखो आप कैसे, लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारी, जिसके लिए हम कर रहे हैं 5 आई x इक्वल टू, तो बच्चों देखिए ए मैट्रिक्स कहाँ है मेरा, इसके सिर्फ डायगोनल में से जो भी लैम्डा के स्थान होगा वो घटाना है। 2 में से 5 घटाऊंगा -3, 1 जोगी तो 1 जोगी तो 2, ये फिर 3 डायगोनल का हिस्सा है, 3 में से 5 घटाओगे -2 और ये 2 और ये 1 1, 2 फिर डायगोनल का हिस्सा है और 2 में से 5 घटाओगे -3। और बच्चों इसको लिख दो आप x1 x2 x3, और ये यूनिट मैट्रिक्स इसको लिख दो 0 0 0। बहुत जल्दी इसका फोटो क्लिक कीजिए, बहुत जल्दी। तीनों के लिए करना ले सके ना लंगे, पहले मैंने एक तो करना है 5 के लिए, एक करना 1 के लिए। नहीं बच्चों, हो गया फोटो क्लिक। देखिए, अरे बच्चों आवाज नहीं, मैं बस इसको छोड़ रहा हूं। अब देखना बच्चों, यहां हमें
सबसे पहले इसको एक्लोन फॉर्म में बदलना है। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको ये एक्लोन फॉर्म में नहीं बदलनी आती तो चैप्टर नंबर 2 में एक लेक्चर है, देख लेना कौन सा है, उसमें एक्लोन फॉर्म सिखाई गई है, उससे सीख लेना। तो जरा देखना एक्लोन फॉर्म में क्या बताया हमने आपको। हमने बताया कि नीचे की जो रो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाओ, फिर इससे ऊपर वाली रो में बनाओ, फिर इससे ऊपर वाली में बनाओ, लेकिन इसके दौरान ऐसा ना हो कि सेकंड रो में थर्ड रो से ज़्यादा जीरो हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है, मान के चलिए हो जाता है, इसमें 3 जीरो और इसमें 2 जीरो, तो इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दोगे। फाइनल रिजल्ट बनाने में जब ये कहो कि ये एक्लोन फॉर्म में, तो इस नियम का ध्यान रखना अनिवार्य है कि किसी भी रो में उससे नीचे वाली रो से ज़्यादा जीरो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए क्या नियम, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ये जीरो बैठेगा और घटाता हूँ तो ये जीरो बैठेगा, एक साथ जीरो नहीं बोलेंगे। तो मैं इसको जीरो बनाए दे रहा हूँ क्रम से और इसको जीरो बना रहा हूँ। तो देखिए बच्चों ध्यान से, मैं कर रहा हूँ R3 इज इक्वल टू, R3 में 3 से गुणा R3 और R1 के साथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि R1 में क्या है -3। देखिए -3 और यहाँ 3 से गुणा की 3 3 में से -3 जोड़ूंगा 0। तो ये पूरे में लगाना पड़ेगा नियम आपको। तो क्या प्राप्त होगा आपका -3, और यही काम दूसरी रो में करना है। R2 इज इक्वल टू 3R2 और प्लस आपका कितना R1। तो -3 2 1, पहली रो में कोई चेंज नहीं, अब चेंज 3 एकम 3, 3 और -3 0, और 3 दूनी 6 माइनस का -6 और 2 माइनस का 4, 3 एकम 3, 3 और 1 4 प्लस का। यही नियम यहाँ लगाओगे। अब 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और यहाँ लगाओ 3 दिया 9 माइनस के -9 प्लस 1 माइनस का 8। जीरो जीरो जीरो। अब देखिए जरा, इसमें ये जोड़ दो, इसमें 2 से गुणा कर दो, ये जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा। R3 इक्वल टू, R3 में जोड़ना है, क्या जोड़ना है R2 में 2 से गुणा करके, -8 तो भी हो जाएगा, -8 प्लस 8 यहाँ 8 -8 0। तो देखिए क्या प्राप्त होगा आपका -3 2 1, और ये 0, ये भी 0, ये भी 0, x1 x2 और x3 0 0 0। अब देखिए क्या कुछ और भी कर सकते हैं, इसमें 0 और बना सकते हैं क्या। अगर यहाँ 0 बनाओगे ये 0 खत्म हो जाएगा, इसलिए अब कोई फायदा नहीं। अब बच्चों ये एक्लोन फॉर्म हो गई मैक्सिमम। नियम चेक कर लो, इसमें 3 जीरो हैं तो इससे ऊपर वाली रो में इससे कम जीरो है, और इससे ऊपर वाली रो में इससे कम जीरो, मतलब है ही ना। तो ये एक्लोन फॉर्म हो गई। अब आपको रैंक देखनी है, क्या देखनी बच्चों, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है, और अननोन वेरिएबल कितने हैं 3। तो इसका मतलब जो आइगन वेक्टर है आपके यहाँ, इसके लिए जो आइगन वेक्टर निकालोगे उसमें एक वैल्यू को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। जब आइगन वेक्टर निकालोगे तो उसमें एक वैल्यू वेरिएबल की कांस्टेंट माननी पड़ेगी। तो आइगन वेक्टर तो 3 निकाल रहे हैं, लेकिन इस वैल्यू के सापेक्ष में लीनियर इंडिपेंडेंट 1 आइगन वेक्टर होगा। क्या होगा 1 लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा आपका। अब देखो क्या लिखना है आपको, यहाँ हेयर, यहाँ रैंक ऑफ ए की रैंक कितनी है 2 है। कारण लिख दो, चूंकि नन जीरो, नंबर ऑफ नन जीरो रोज
नॉन जीरो रोज की संख्या जो है वो 2 है। और अननोन वेरिएबल कितने बच्चों इसमें? वेरिएबल कितने हैं? 3 है। n बराबर आपने देखा 3, तो 3/3 ऑर्डर है। अब बच्चों एक बात और बताऊं तुम्हें, इक्वेशंस की जो संख्या होती है, या ये कहें जो नंबर ऑफ रो होते हैं, वो तो इक्वेशंस की संख्या के बराबर होते हैं, और जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो अननोन वेरिएबल के बराबर होते हैं। तो इसमें जो मैट्रिक्स दिया है, कॉलम कितने? 3, तो अननोन वेरिएबल भी कितने होंगे? 3। ये जो आप कहेंगे सर जी आपने कैसे निकाला x1 x2 x3 3 ही क्यों रखे हैं? इसलिए रखे हैं क्योंकि हमारे 3 ही कॉलम हैं। समझ में आ गया? तो n बराबर हो गया 3, अननोन वेरिएबल n बराबर 3। अब चूंकि r जो है, r मतलब रैंक, वो कम है, किससे कम है? n से। अगर r n के बराबर हो जाती तो सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होता, आपका आइगन वेक्टर ही नहीं निकलता। लेकिन चूंकि r n से कम है, इसलिए n माइनस r इज इक्वल टू n, 3 r2 इक्वल टू 1 इज लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। इतने ये लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। इस पर तो कभी कभी दिमाग ऐसे खराब होता है, वेक्टर की स्पेलिंग आ रही दिमाग पर। आइगन वेक्टर एलोंग लैम्डा इज इक्वल टू किसके लिए? 5। ठीक है। अब इसके लिए हमें करना क्या है बच्चों? अर्थात जो हम सॉल्व करेंगे उसमें जो 2 इक्वेशन आएगी, उसमें एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। कितने वेरिएबल को कांस्टेंट मानना पड़ेगा? एक को। जो अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे सभी, क्योंकि यहाँ तक सब कर लेते हैं। कंफ्यूजन जो होगी यहीं के बाद होगी आपको। तो इस इक्वेशन को जो एप्सिलॉन फॉर्म वाली फाइनल, उसको कुछ मान लो आप, 1 2 3 जो भी मान लो। हमने कोई इक्वेशन ही नहीं मानी, यहाँ एक मान ली रहे। अब क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 1 कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, लिखा जा सकता है। इस प्रकार से लिखा जा सकता है बच्चों, समीकरण के रूप में बनाकर -3x1 2x2 1x3 गुणा करना है मतलब हम, और इक्वल टू कितना? 0। अब दूसरे से 0 की x1 में करेंगे 0 माइनस 4x2 और प्लस 4x3 इक्वल टू तीसरी बनेगी ये। समझ में आ गया नहीं? अब देखो ध्यान से, अगर मानकर चलिए यहाँ x, यहाँ कुछ आ जाता है, 1 आ जाता, 2 आ जाता, नॉन जीरो आ जाती, तो रैंक कितनी होती? 3, और 3 ही अननोन वेरिएबल। तो रैंक जब अननोन वेरिएबल बराबर तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस सिस्टम है या नहीं? 0 0 लिखा हुआ है, होमोजीनियस सिस्टम। और जब बच्चों होमोजीनियस सिस्टम है और ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन केवल 0 सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? केवल 0 सॉल्यूशन होता है आपका। मतलब x भी 0, y भी 0, z भी 0, नन 0 सॉल्यूशन नहीं होता है। जरा देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करें? आपको दिखाई दे रहा है कि हम उस इक्वेशन को लेते हैं जिसमें कम वेरिएबल होते हैं। इसमें कम वेरिएबल, इसको लेंगे बच्चों। एक बार बताओ, फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 3 से, और जब इक्वेशन नंबर 3 से ले रहे हैं तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, या डायरेक्ट आप लिख लें x2 बराबर कितना? यहां ध्यान से सुनो, आपको इन दोनों में से एक वेरिएबल कांस्टेंट ही लेना है।
अब x2 को लो या x3 को लो, वो आपकी मर्जी है। और पहले हम बाद वाला लेते हैं खास। तो x3 बराबर आपको कुछ चुनना है। देखिए आप शुरू में ही C1 C2 C3 कुछ भी ले सकते हैं, शुरू में ही 1 2 3 माइनस में प्लस में किसी में भी ले सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं चाहते और बहुत सिंपल सवाल करना चाहते हैं तो सबसे कम और सबसे आसान 1 ले लिया करें। क्या ले लिया करें? 1। समझ में आया? क्योंकि अगर 1 ले लिया तो आप उसमें किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, और जब किसी मल्टीप्लाई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मतलब जैसे 1 लिया C1 से मल्टीप्लाई करें, C1 एकन C1, जहाँ C1 कोई भी मान रख सकता है। मैं लास्ट में यूज करूंगा C1 का, अभी तो मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल सिखाई दे रहा हूँ। तो x2 इज इक्वल टू कितना? 1। टेकिंग या आप लिखना यहाँ इफ बी टेक, यदि हम लेते हैं x3 इक्वल टू 1 देन तब x2 ही आपका कितना? चूंकि x2 बराबर x3 दोनों ही बराबर। बच्चों फोटो क्लिक करिए जल्दी, यहाँ तक आप फोटो क्लिक करें। आवाज नहीं गई। कौन दिखा रहा है? मेरी बुक ले मेरे वो पानी दे रहा है। मेरी बुक अरे वो ना मेरे पानी दे रहा हूँ। बच्चों फोटो क्लिक हो गया। हमें इन इक्वेशंस की जरूरत है बस, बाकी सबको रफ कर रहे थे। बात नहीं भाई, देखिए नाउ पुटिंग the values of x2 and x3 in equation number 2, तो माइनस 3x1 प्लस 2 प्लस 1, x2 x3 दोनों का मान 1 रख दिया। x1 की वैल्यू भी कितनी हो गई बच्चों? x1 की वैल्यू भी कितनी हो गई? 1। तीनों की वैल्यू निकल आई। क्या है? Then the eigenvector x1 along lambda is equal to 5 is x1 is equal to क्या था? रो का वो लिखा हुआ था ट्रांसपोजिशन, है ना? ट्रांसपोज। तो x1 x2 x3 सब का मान कितना कितना है? और ऊपर लगा दिया हमने इस पर डैश। इतने इज एन आइगन वेक्टर। क्लियर? तो देन आइगन वेक्टर x1 along lambda is equal to 5 है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिख दीजिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप सब, भाई क्या मैं किसी ने मजबूर किया हूँ कि x3 बराबर 1 लूँ? मैं 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ। अगर मैं 2 लूंगा तो सबके मानों में डबल आएगा, है ना? अगर मैं 3 लूंगा तो सबके मानों में ट्रिपल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि मेरे पास कांस्टेंट बहुत सारे, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। x3 का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी। और जब हमने बहुत सिंपल रूप यूज किया है तो आप ये लिख सकते हैं आल्सो Cx1 इज इक्वल टू C1 1 1 का डैश, और या Cx1 1 की मल्टीप्लाई करो C एकन C C एकन C C एकन C का ट्रांसपोज इज आल्सो n
आइगन वेक्टर along lambda is equal to 5 where lambda is any constant, lambda कोई भी constant है। समझ में आया? इस c को आप चाहते तो यहाँ भी लिख सकते थे, c, c1, c2 जो भी आप लिखना चाहें, और शुरू में ना लिखना चाहें तो फिर लास्ट में लिख सकते हैं। समझ में आ गया प्रोसीजर? अब बच्चों अगर हमारे पास सब के सब ये डिफरेंट मान है, क्या है? डिफरेंट मान है। डिफरेंट मान समझ रहे हो? जैसे लैम्डा के मान एक तो हमारा आया 5, 2 आया 1, 1 तुम्हारा 1 5 आया, 1 1 आ गया, 1 आ गया 2, फिर तो तुम्हें कोई परेशानी होगी नहीं, यही प्रोसीजर से आप निकालोगे। समझ में आ गया? इसी प्रोसीजर से आप बाकी निकालोगे। अगर सेम है, जैसे बाकी तो क्या थे? 1 1 थे ना, तो करने तीन हुई है, प्रोसीजर में यही है, बस थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसका फोटो क्लिक करो, यहीं तक आप एक काम करो, यहाँ तक तो आपने उतार रखा है ना, इसको मिटाई दीजिए। आवाज नहीं, आवाज नहीं। बच्चों बात बंद कर लोगे या नहीं? चलिए बच्चों, सेम प्रोसीजर है, बस लास्ट में जाकर थोड़ा सा चेंज करना है। क्या लिखोगे? नाउ आइगन वेक्टर along लैम्डा इज इक्वल टू कितना? 1 ही तो था। नाउ आइगन वेक्टर along लैम्डा इक्वल टू 1 इज गिवन बाय a माइनस लैम्डा i x इक्वल टू 0। और हमने ये तो लिखा नहीं, चलो इतना लिख दो डायरेक्ट। x को मैं बता ही दिया मैंने क्या है, x1 x2 x3 जो भी मान आए उनका ट्रांसपोज। तो a माइनस लैम्डा की वैल्यू 1, ये i, ये x में a में से जो डायगोनल मैट्रिक्स है a का, a जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल में सिर्फ 1 घटाकर लिखना है। डायगोनल 1 2 में से घटाऊंगा 1, 3 में से घटाऊंगा 2, 2 में से घटाऊंगा 1, बाकी सब सेम। ये x1 x2 x3 0 0। बच्चों सेम प्रोसीजर है कि ये एक्लोन में बदलना है। एक्लोन में देखिए बहुत आसानी से बदला जा रहा है, ये भी 0 हो गया है और ये भी 0 हो रहा है। R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। 1 2 1 0 0 0 0 0 0 x1 x2 x3 0 0 बहुत जल्दी उतार लीजिए। मुझे पढ़ाते समय आप में से किसी को हंसी नहीं आनी चाहिए।
फॉर्म में, यहां देखना एक वर्ड का यूज करो थोड़ा सा, इज आल्सो एन आइगन वेक्टर्स, एक आइगन वेक्टर नहीं, ये जो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए जितने भी आइगन वेक्टर हो सकते हैं वो सब, क्योंकि C1 में सब कोई वैल्यू निहित है। C1 को हम पॉइंट में भी मान सकते हैं, माइनस में भी मान सकते हैं, बटे में भी मान सकते हैं। तो यहाँ ये देखो इतने इज के स्थान पर गिव्स आल्सो की जगह ऑल आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5। सी का जितने जितने मान रखेंगे उतने ही आइगन वेक्टर निकलेंगे। तो ये ध्यान रखना कि आइगन वेक्टर जो होता है केवल एक नहीं निकलता है किसी वैल्यू के लिए। अगर आपकी बुक में एक निकाल रखा है और आपका आया दूसरा, तो ये जरूर नहीं कि आपका सवाल गलत है, क्योंकि आइगन वेक्टर किसी एक वैल्यू सापेक्ष एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, कब होंगे एक से अधिक? जब वो डिपेंड करेगा किसी वैल्यू, अगर वो डिपेंड नहीं करेगा किसी पर, उसकी स्वतंत्र वैल्यू आ रही होगी, तो फिर केवल 0 होगा होमोजेनियस सिस्टम के लिए। समझा तो था? जैसे सी की जरूरत कब नहीं पड़ती? जब नीचे तीसरे x3 का मान निकाला था, सी की जरूरत नहीं पड़ती, x1 x2 x3 सब 0 आते हैं। और यहाँ आप देखोगे क्या, हाँ भैया इसके लिए काम कर लेना अब हम तो इस पर ऑफ करना पड़ेगा अब आपको। देखिए जरा, अब लिखोगे इम्प्लाइज कर जाएगा रैंक ऑफ ए। इस कंडीशन में जब लैम्डा बराबर 2 था, ए की रैंक कितनी है? 1, अर्थात r इज इक्वल टू, और n कितने हैं? 3, चूंकि r इज लेस देन n, इसलिए n माइनस r अर्थात 3 माइनस 1 बराबर 2 r लीनियर इंडिपेंडेंट। अपने आप लिख देना इसमें, ठीक है। तो हमें क्या क्या लिख रहे हैं अब हम? इसको इक्वेशन मानिए 2, इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज 2 है 3 है, शायद 2 तो हो गई थी, ये 3 हो गई। इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रिटन एज, ऐसे लिखी जा सकती है। कैसे? 1x1 एक लिखते नहीं कभी गुणन में, 2x2 फिर 1x3 इक्वल टू 0, बाकी तो कोई लिखी नहीं जाएगी, 0 0 है। यहाँ समझेंगे बच्चों आप मेन काम बस इसी में समझने का। हमारे पास एक इक्वेशन है, हमें आइगन वेक्टर निकालने हैं, और आइगन वेक्टर निकालने हैं लैम्डा बराबर 1 के लिए, और 1 2 बार आया है आपका। तो यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल कांस्टेंट मानने पड़ेंगे। क्या मानना पड़ेगा? 2 वेरिएबल कांस्टेंट मानने पड़ेंगे। और 2 वेरिएबल कौन से मानने कांस्टेंट? आपकी मर्जी है, कुछ भी मान लो, आपका जो मन करे वो मान लो। देखिए लेट माना, चलिए मैंने x3 को 0 मान लिया। क्या मान लिया? x3 को 0 मान लिया और x2 को 1 मान लिया। आप मजबूर नहीं है x3 0 ही मानो, आप x3 को 1 मान ले, x2 0 मानो, माइनस 1 0 मानो, 2 माइनस 2 मानो, जो आपको मानना है आपको मानना, सरल से सरल रूप में, क्योंकि जनरल तो तुम्हें लिखना पड़ेगा इसी के रूप में फिर बात में। तो बच्चों इम्प्लाइज क्या करेगा? x1 बराबर ये मान यहाँ रखोगे, x2 का 1 2 1 2 ये 0 माइनस, क्या हो गया? माइनस। तो क्या लिखोगे? देन तब एक बार ये हो गया x2 इज इक्वल टू
रो मैट्रिक्स माना है ना हमको, शुरू में हमने रो माना था ट्रांसपोज के रूप में। x1 की वैल्यू -2 1 0, एक तो ये हो गया, इतने इज n, यहाँ लिखेंगे n, यहाँ क्या लिखेंगे एक इतने इज n आइगन वेक्टर along lambda is equal to 1। अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी लास्ट खत्म अभी पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा टाइम लगेगा 10 मिनट। देखिए बच्चों, इज एन आइगन वेक्टर along लैम्डा इक्वल टू 1, ये लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। अब बच्चों हमें तो दूसरा भी चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल हमें मानने पड़ेंगे। हमने x3 को 0 माना है, अब उल्टा करो ना, अब लेट माना x3 बराबर 1 और बच्चों x2 बराबर, जरूर नहीं कि उल्टा ही हो, बिल्कुल स्वतंत्र मान सकते हैं आप, 1 और 2 मान लो, 2 और 3 मान लो, -1 और 2 मान लो। देन तब x1 क्या हो जाएगा बच्चों, जब x3 1 मानूंगा और ये 0, तो x1 का मान -1 आ जाएगा, x1 का मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये वाला तरफ कर दूं ताकि सारे बच्चों जरा देख लो, अब क्या लिखोगे आपने, तो इंप्लाइज कर जाएगा x3 इक्वल टू x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू 1, इतनी है। इज एन अदर आइगन वेक्टर along lambda is equal to 1, lambda is equal to 1 के लिए दूसरा आइगन। और भैया इसमें किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, आप इसमें किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, वो सब आपके अलग अलग आइगन वेक्टर कहलाएंगे। अब जरा देखना ध्यान से, आपकी बुक में ये जब एग्जाम में देखोगे डैश नहीं लगा हुआ तो उसने कॉलम में कर रखा है, इसमें कर रखा है कॉलम में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इम्प्लाई करेगा, यहाँ देखना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, C1 और C2, जब C1 और C2, इफ यदि C1 और C2 दोनों ही 0 बराबर नहीं, देन तब C1x2 and C2x3 are all eigen vectors along lambda equal to, जब C1 और C2 दोनों 0 बराबर नहीं है तो फिर lambda equal to 1 के लिए ये सब के सब क्या कहलाएंगे, आइगन वेक्टर कहलाएंगे। अब देखो मैंने कौन सा 0 ये बराबर, अगर C1 आपने 0 लिख दिया तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, हमारे CX2 पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे ही C2 0 लिख दिया तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मैंने पहले में C माना, वो भी 0 ले लिया तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। एक ही तो 0 हो सकता है, सब थोड़ी 0 हो सकते हैं, इसलिए उसमें मैंने C को कुछ नहीं कहा, ना ये कहा 0 है ना ये कहा 0 नहीं है, इसमें दोनों को मैंने नहीं दिया। तो इस तरीके से आप आइगन वेक्टर निकालेंगे। आपका थोड़ा बहुत उनमें से चेंज आएगा, कहाँ से आ सकता है, यहाँ से हो सकता है तुम 0 ना मानो या 1 ना मानो, तो इससे T1 के साथ नन 0 आई है, अगर यहाँ T1 के साथ नन 0 आई तो फिर T1 के साथ बनेंगे ना वहाँ, तो नन 0 कहाँ यहाँ, हाँ यहाँ जैसे आई तो दो तो लास्ट की दोनों तो 0 थी, एक नन 0, अगर वो 3 नन 0 हुई तो फिर तो 3 बनेंगे ना, 3 मतलब ये भी 0, अच्छा 3 और नन 0 हुई, हाँ तो 3 बनेंगे, फिर उस केस में इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंस को
क्योंकि आपको कल और परसों पढ़ाया था, अगर तीनों नॉन जीरो होती रैंक 3 हो जाती, और रैंक 3 होती अननोन वेरिएबल भी 3 है, और अगर दोनों ही 3 है या ये कहें सेम है तो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन में जितने भी वेरिएबल हैं वो सब 0 0 0 ही। ठीक है, तो बच्चों ये टाइप का प्रोसीजर है एक आपका। फोटो क्लिक करिए बोल दीजिए जिसमें भी नहीं दिया, इस टाइप के सवाल आपको करके लाने हैं। कल बच्चों 2 तरीके के प्रश्न है, कल हो सकता है आपको मैं ज्यादा देर तक पढ़ाऊं, आज थोड़ा मुझे जेएस में भी जाना है, काम में कुछ बैठ जाओगे, इसको बंद किए दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुकना, मिसाल लगा बच्चों। अब आपको इस टाइप के सवाल देखिए, पहले तो एग्जाम्पल में कौन कौन से करके लाने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर M131, M31 पर एग्जाम्पल 1 रूट्स निकलवाए हैं, आइगन वैल्यूज निकलवाइए एग्जाम्पल नंबर 2 में, एग्जाम्पल नंबर 3 आइगन वेक्टर्स करवाया है, एग्जाम्पल नंबर 4 में भी आइगन वेक्टर, और एग्जाम्पल 5 में बच्चों आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। आपको 5 तक करके लाने हैं ये एग्जाम्पल। एक्सरसाइज पे आइए, बच्चों मैं करवाऊंगा, बस जितना आज मैंने पढ़ाया उतने पर आधारित सवाल बता रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, सातवां एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का। बच्चों बस ये सवाल आपको आज करके लाना है, किताब किस बच्चे की है?